वालेकुम। हम डिस्कस कर लेते हैं टॉपिक पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा। सो न्यूप्लाज़म्स ऑफ द एक्सोक्राइन पैंक्रियास की हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले वो बता रहे हैं कि इसका जो प्रोग्नोसिस होता है ना बहुत वर्स्ट होता है। अगर इसका जो है कैंसर हो जाए पैंक्रियाटिक कैंसर तो इट हैज़ वर्स्ट प्रोग्नोसिस। उसके बाद बता रहे हैं कि ज़्यादातर जो कार्सिनोमास होते हैं पैंक्रियास के, दीज आर डक्टल अडीनोकार्सिनोमास। इसमें से 70% जो हैं वो हेड में होते हैं, 20% बॉडी में होते हैं, 10% टेल में होते हैं। तो उसके लिए आपको पता है ना कि पैंक्रियास के जो पार्ट्स होते हैं वो आपको दिखा भी देती हूँ, पता चल जाएगा आपको। तो ट्यूमर जो है वो फिर क्या करता है, पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू जो है वो स्प्रेड करता है। वहाँ से आपको पता है पैंक्रियाटिक डक्ट जो होती है वो कॉमन बाइल डक्ट के साथ मिलके ड्यूडेनम में ओपन होती है। तो अगर ये पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू स्प्रेड करेगा तो कहाँ पे जाएगा, ड्यूडेनम में जाएगा। फिर वहाँ से जो है ये लिम्फ नोड्स के थ्रू, पोर्टल वेन के थ्रू, मेसेंटेरिक आर्टरी के थ्रू पूरी बॉडी में जो है वो फैलेगा। फिर ये मेटास्टेसिस करता है लिवर में, क्योंकि लिवर बिल्कुल इसके पास पड़ा होता है ऊपर करके, पेरिटोनियम के अंदर और लंग्स के अंदर। फिर वो बता रहे हैं कि दो तरह के कार्सिनोमास हैं, एम्पुलरी कार्सिनोमास और पेरी एम्पुलरी कार्सिनोमास। एम्पुलरी मतलब कि जो एम्पुला होगा ना, एम्पुला ऑफ वाटर, जिसमें पैंक्रियाटिक डक्ट जो है वो ओपन हो रही होती है, तो वहाँ पर जो कैंसर होगा उसको हम कहेंगे एम्पुलरी कार्सिनोमा। मतलब जो एम्पुला है दैट इज़ द जंक्शन ऑफ बिलियरी एंड पैंक्रियाटिक डक्ट विद इन द ड्यूडेनम, तो वहाँ पे होगा तो एम्पुलरी कार्सिनोमा होगा। और पेरी एम्पुलरी क्या है कि जो एम्पुला के 2 सेंटीमीटर इर्द गिर्द राइज करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्यूमर ऑफ द डिस्टल बाइल डक्ट, ड्यूडेनल मिकोजा, पैंक्रियाटिक हेड, तो इनको कहेंगे पेरी एम्पुलरी। अब वो बता रहे हैं कि दोनों के जो है ना एम्पुलरी और पेरी एम्पुलरी ट्यूमर्स अगर हों तो उनका प्रोग्नोसिस जो है वो समवट बेटर है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं कॉमन बाइल डक्ट को बहुत जल्दी, और हमें जल्दी डायग्नोसिस हो जाता है ट्यूमर का। ऑब्वियसली अगर वो पैंक्रियास के अंदर होंगे तो इतनी जल्दी ट्यूमर का पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर एम्पुलरी और पेरी एम्पुलरी होंगे तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के साइंस आना शुरू हो जाएंगे। तो अर्ली डिटेक्शन होगी ट्यूमर की, जितनी जल्दी डिटेक्शन होगी उतना अच्छा ट्रीटमेंट होगा और पेशेंट जो है उसका प्रोग्नोसिस लिविंग का अच्छा होगा। सो ये देखें, दिस इज़ द पैंक्रियास। इसकी ये हेड होता है, नेक होती है, बॉडी होती है, टेल होती है। जिसमें से हेड के अंदर 70% केसेस में कैंसर्स होते हैं, जो बॉडी है उसके अंदर 20% केसेस में होते हैं, और 10% जो है टेल में होते हैं। ठीक हो गया। और जो 80% है वो डक्टल होते हैं पैंक्रियाटिक कार्सिनोमास। तो ये मैंने अभी आपको बुक से बताया। अब ये स्प्रेड कहाँ करेंगे, मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे कि ये यहाँ से पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू स्प्रेड करेंगे। जैसे अब मैं यहाँ पे पैंक्रियाटिक डक्ट दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द पैंक्रियाटिक डक्ट। कहते हैं इसके अंदर होते हैं ज़्यादातर 80% जो कैंसर्स होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। फिर पैंक्रियाटिक डक्ट से जो है वो कैंसर कहाँ जाएगा आपके नज़दीक, यहाँ से जो है ये ड्यूडेनम में आएगा, पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम में आएगा। वहाँ से जो है ये लिम्फ नोड्स में जाएगा, मेसेंटेरिक आर्टरी में जाएगा, पोर्टल वेन के थ्रू जाएगा लिवर के अंदर मेटास्टेसिस करेगा और बाहर पेरिटोनियम की तरफ आएगा और ऊपर लंग्स की तरफ जाएगा। इस तरह से कैंसर स्प्रेड करेगा। फिर वो आपको क्या बता रहे थे कि एम्पुलरी होते हैं। एम्पुलरी ये वाला रीजन होता है, ये वाला एम्पुलरी कार्सिनोमा होता है। और पेरी एम्पुलरी क्या है, जो 2 सेंटीमीटर इर्द गिर्द एम्पुला के अंदर होता है। लाइक ये जो बाइल डक्ट है इसके डिस्टल पोर्शन में हो सकता है, इसके अलावा जो है हेड ऑफ पैंक्रियास में हो सकता है, और इसके अलावा जो है ड्यूडेनल म्यूकोसा के अंदर हो सकता है। सो दीज आर पेरी एम्पुलरी ट्यूमर्स। और कहते हैं इसका प्रोग्नोसिस अच्छा है क्योंकि दे प्रोड्यूस अर्ली सिम्टम्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस एंड रिजल्ट इन अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द ट्यूमर, सो वी कैन बेटर ट्रीट इट। सो नेक्स्ट कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। सो मोस्ट कॉमन जो रिस्क फैक्टर होता है पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा का, दैट इज़ एज ग्रेटर देन 65 ईयर्स। मेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है। ब्लैक
लोगों में ज़्यादा कॉमन होता है। स्मोकिंग और डायबिटीज़ जो लोग करते हैं उनमें ज़्यादा कॉमन है। एडिनोमास, फेमिलियल एडिनोमेटोसिस, पॉलीपोसिस जिनके अंदर होता है उनके अंदर कॉमन होगा। जिनके अंदर फैमिली हिस्ट्री कॉमन है, जिनके अंदर क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस है, जिनके अंदर फेमिलियल ब्रेस्ट ओवरियन सिंड्रोम है, उनके अंदर कॉमन है, मतलब उनके लिए रिस्क ज़्यादा है। देन इज़ क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स में जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ डिस्टल बाइल डक्ट। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो है उसका अलग से हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जॉन्डिस कैसे होता है, प्लूराइटिस कैसे होता है, डार्क यूरिन और पेल स्टूल्स कैसे आते हैं, वो हमने उसमें डिस्कस किए थे। पेल स्टूल्स जो होते हैं वो क्ले कलर्ड होते हैं। फिर जो है बैक पेन हो सकती है। अगर बैक पेन होगी तो इसका मतलब कि जो कैंसर है वो पेरिटोनियम में चला गया, रेट्रोपेरिटोनियल इन्फिल्ट्रेशन हो गई है। उसके बाद जो है इसमें मोस्ट कॉमन जो मैंने ये आपको स्टार के साथ हाईलाइट करके बताया ना, दैट इज़ वेट लॉस एंड पैल्पेबल गॉल ब्लैडर। सो आपने देखा था कि बहुत से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के कॉजेज़ थे, लाइक स्टोन है, लाइक पैरासाइटिक वर्म्स हैं, लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, लाइक सिस्ट्स हैं, कोई भी कोलिडोकल सिस्ट हैं, या बहुत से कॉजेज़ थे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के। तो दीज आर नॉन स्पेसिफिक। कौन से सिम्टम्स होते हैं कैंसर के लिए? दीज आर टू, वेट लॉस एंड पैल्पेबल गॉल ब्लैडर एंड ऊपर जो हमने रिस्क फैक्टर में देखा ग्रेटर देन 65 ईयर्स ऑफ एज। सो इस वजह से वेट लॉस कैंसर में होगा, और पैल्पेबल गॉल ब्लैडर जैसे कि मैंने आपको कोरबर्सियस लॉ पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कैंसर के केस में पैल्पेबल गॉल ब्लैडर होगा, जबकि जो हमारा होगा स्टोन के केस में गॉल ब्लैडर पैल्पेबल नहीं होगा बिकॉज ऑफ फाइब्रोसिस। सो दैट वाज कोरबर्सियस लॉ जो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जो अगर बहुत एडवांस ट्यूमर हो जाएगा तो हमारे ड्यूडेनम को ब्लॉक कर देगा, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है। अगर नेक और बॉडी और टेल का ट्यूमर है तो वो जो है लेटर स्टेज पे डायग्नोसिस होंगे बिकॉज ऑफ नो सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस और द लेट सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस। ओके, उसके बाद हमने करनी है इन्वेस्टिगेशंस। किसी भी कैंसर को डायग्नोज करने के लिए आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? रेडियोग्राफी होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले थोड़े नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं लाइक CBC-SR, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स। इसके अलावा क्या है, बिलीरुबिन लेवल है, सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज है, सीरम एमाइलेज है, सीरम लाइपेज है। और इसके अलावा जो है, इसके अलावा आपको पता है कि रेडियोग्राफी में आप क्या करवा सकते हो, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो, CT स्कैन करवा सकते हो, MRI करवा सकते हो, MR एंजियोग्राफी करवा सकते हो, लैप्रोस्कोपी करवा सकते हो, और ट्यूमर मार्कर्स करवा सकते हो, जिसमें इस केस में हमारे पास क्या होगा, CA-19-9। सबसे पहले वो कहते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड जो है ये बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होता है। क्यों? क्योंकि ये नॉन इन्वेसिव है, इजीली अवेलेबल है, ऑपरेटर डिपेंडेंट होता है। कि ऑपरेटर डिपेंडेंट ये है कि जो ऑपरेटर है वो अल्ट्रासाउंड किस तरह से परफॉर्म कर रहा है और वो उसकी डायग्नोसिस क्या बताता है। फिर हमें अल्ट्रासाउंड में क्या मिल सकता है? अगर कैंसर होगा तो हमें पहली वाली जो ड्रग्स होंगी सारी, इंट्राहेपेटिक एक्स्ट्राहेपेटिक बिलियरी ट्री, वो हमें डायलेटेड मिलेगी, कोलीलिथिएसिस मिलेगी। और इसके अलावा हमें क्या मिल सकता है? कोलीलिथिएसिस मिल सकती है, कोलिडोकोलिथिएसिस मिल सकती है, कोई मास लीजन हो वो हमें नज़र आ सकता है, ट्यूमर मिल सकता है जैसे इस केस में। फिर एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंडोग्राफी जो है वो ज़्यादा यूज़फुल होगा, और इसमें हम जो है वो ट्रांसड्यूरल भी कर सकते हैं, ट्रांस गैस्ट्रिक बायोप्सी भी साथ साथ ले सकते हैं। तो अल्ट्रासाउंड एक आपने लिखना है, एक आपने सिंपल अल्ट्रासाउंड लिखना है, और एक लिखना है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंडोग्राफी प्लस ट्रांसड्यूडिनल एंड ट्रांस गैस्ट्रिक बायोप्सी। देन इज़ अ CT स्कैन, इट इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो है वो कौन सी है? अल्ट्रासाउंड। और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो क्या है? CT स्कैन, जिसमें आपको डायलेटेड बिलियरी चैनल्स मिल सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन का लेवल पता चल सकता है, उसका साइज़ पता चल सकता है, साइट पता चल सकती है, लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हुए हैं कितने हुए हैं वो पता चल सकता है। ये आपको बताएगा कि ट्यूमर जो है वो वेजल्स के पास कितना है, उनको कितना इन्वॉल्व किया है, पोर्टल वेन, सीलियक एक्सिस,
सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी कितनी इन्वॉल्व हुई है, लंग्स एंड लिवर में कितनी मेटास्टेसिस हुई है, उस सब का आपको पता चल जाएगा इसके थ्रू। फिर आ जाता है MRI और एंजियोग्राफी। ये आपको जो है वो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे सॉफ्ट टिश्यू के लिए। और लैप्रोस्कोपी के लिए हम पेरिटोनियल और हेपेटिक मेटास्टेसिस दे सकते हैं। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि इसकी मेटास्टेसिस जो होती है वो जो है लिवर में पेरिटोनियम में होती है। इसके अलावा आप चेस्ट एक्सरे भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये लंग्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो ये हो गया। इसके अलावा ट्यूमर मार्कर आप करवा सकते हो, डेट इज़ CA 1999, डेट इज़ नॉट स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव, बट ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स को मॉनिटर करने के लिए ये यूज़फुल होता है कि अगर ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा होगा तो इसका लेवल ड्रॉप करेगा, अगर ट्रीटमेंट का इफ़ेक्ट जो है वो नहीं आ रहा होगा तो इसका मतलब कि इसका लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद ट्रीटमेंट जो है वो हमारा हम करते हैं कि ट्रीटमेंट जो होता है वो जैसे कि हमने कहा कि अगर तो ट्यूमर रिसेक्टेबल होगा तो उसको हम वहाँ से सर्जरी करके रिमूव कर देंगे, और अगर ट्यूमर रिसेक्टेबल नहीं होगा तो हम रेडिएशन कीमोथेरेपी करेंगे। और अगर ट्यूमर बहुत लेटर स्टेजेस पे पेशेंट प्रेजेंट किया है तो उस केस में हम पैलिएटिव थेरेपी करते हैं कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है पेशेंट का किया जाए। तो अब हम देख लेते हैं इसका। सबसे पहले आ जाता है कि व्हाट इज़ क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। क्यूरेटिव ट्रीटमेंट जो है इसमें ये है कि हम सर्जिकल रिसेक्शन करते हैं। सर्जिकल रिसेक्शन देखें कब करते हैं और कब नहीं करते। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है कि अगर लिवर और लंग्स में आपको मेटास्टेसिस मिल गई है, लाइक आपने जो है ना CT स्कैन ऑफ द लिवर करवाया और आपको वहाँ पे मेट्स मिल गए, आपने लंग्स की चेस्ट एक्सरे करवाया, CT स्कैन करवाया तो आपको वहाँ पे मेट्स मिल गए, पेरिटोनियम में आपको मेट्स मिल गए, आपको सुपीरियर मेसेंटेरिक हेपेटिक और सीलियरी आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट मिल गई, आपको पोर्टल वेन की इन्वॉल्वमेंट मिल गई, तो जो है ना मतलब ये कि ट्यूमर स्प्रेड कर गया इर्द गिर्द ना अपनी इनिशियल जगह से, तो इसका मतलब अब आप सर्जरी कर भी दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। वहाँ से ट्यूमर को रिमूव कर भी दोगे तो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मेट्स चले गए हैं बॉडी में दूसरी जगहों पे। और फिर हम देख लेते हैं कि प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन हमने पेशेंट की क्या करनी है। अब इसकी जो सर्जरी है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन सर्जरी करने से पहले जो हमने थोड़ा सा पेशेंट्स को स्टेबलाइज़ करना होता है ना, उसकी बात करने लगे हैं हम। कि वो कहते हैं कि ज़्यादातर जो आपके पेशेंट्स होंगे ना पैंक्रियाटिक कैंसर के, उनके अंदर क्या मसला होगा, वो जॉन्डिस्ड होंगे। ठीक है। तो इस वजह से ना उनको बहुत ज़्यादा ये होगा कि उनका अगर हम सर्जरी करना शुरू कर देंगे तो आपको नहीं लगता कि वो हेपेटोरीनल शटडाउन होने का खतरा हो सकता है, उनको कोलेंजाइटिस का खतरा हो सकता है, उनको हाइपोग्लाइसीमिया होने का खतरा हो सकता है, क्लॉटिंग फैक्टर एब्नॉर्मलिटीज़ होने का खतरा हो सकता है। तो उसकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना पेशेंट को स्टेबलाइज़ करेंगे, लाइक कि हम पेशेंट को IV फ्लूइड्स देंगे। क्यों? क्योंकि देखें अब जो है ना बिलीरुबिन जो है ना वो बॉडी में ज़्यादा हो गया हुआ है, क्योंकि वो प्रॉपर्ली ड्रेन नहीं हो रहा ट्यूमर की वजह से ना। तो वो बिलीरुबिन क्या करेगा, वो जाके ना किडनी के ग्लोमेरुलाई के अंदर जाके जमा होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रीनल परफ्यूजन जो है वो नहीं होगी, रीनल फेलियर जो है वो होना शुरू हो जाएगा। जो यूरिन आउटपुट है, ठीक है, वो हमने एडिक्वेट रखना है, रीनल परफ्यूजन एडिक्वेट रखनी है, ताकि वो जो बिलीरुबिन है वो जाके ग्लोमेरुलाई के अंदर जाके जमा ना हो जाए और रीनल शट डाउन ना हो जाए। तो फिर हम क्या करते हैं, हम IV फ्लूइड्स देते हैं। IV फ्लूइड्स हमने देने हैं, इंट्रावीनस फ्लूइड्स देने हैं। फिर नेक्स्ट इज़ कि हम पेशेंट को विटामिन K के इंजेक्शंस लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि बाइल सॉल्ट्स जो होते हैं ना, वो फैट सॉल्युबल विटामिन जो है ADE उनकी एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, बाइल सॉल्ट्स नहीं है, ऊपर ही फंस गए हुए हैं ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, नीचे आ ही नहीं रहे एब्जॉर्प्शन के लिए, तो विटामिन K की पेशेंट को कमी हो जाएगी। तो विटामिन K की कमी होगी तो क्या होगा, पेशेंट को कोगुलेशन नहीं होगी प्रॉपर, ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंट्रामस्कुलर विटामिन K के इंजेक्शंस देंगे। फिर तीसरी चीज़ होती है कि क्योंकि लिवर जो है ना वो ख़राब है, ग्लूकोज जो है ना वो प्रॉपर्ली उसकी
स्टोरेज जो है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन वो नहीं होगी तो बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो हम बाहर से पेशेंट को ग्लूकोज देंगे 10% डेक्सट्रोज वाटर के साथ, और ग्लूकोज के साथ साथ हम पेशेंट को कहेंगे कि आपने बहुत ज़्यादा पानी पीना है। फिर चौथी चीज़ आ जाती है कि क्योंकि पेशेंट को कोलेंजाइटिस का खतरा है ना, बाइल डक्ट के इन्फ्लेमेशन का, और कोलेंजाइटिस का हमने एक रिस्क फैक्टर भी देखा था कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए आगे की तरफ तो पीछे इन्फ्लेमेशन हो सकती है पैंक्रियाटिक कैंसर के केस में। उसको प्रिवेंट करने के लिए वी विल गिव प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स। देन हम जो है वो ERCP करेंगे, ठीक है। ERCP जो है वो हम प्री ऑपरेटिवली कर लेंगे बिलियरी ड्रेनेज करने के लिए। अगर बिलिरुबिन का लेवल जो है वो 15 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो प्री ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में कौन कौन सी चीज़ें देनी है, क्यों देनी है, आपको समझ आई। IV फ्लूइड्स, विटामिन K, ग्लूकोज, 10% डेक्सट्रोज है जो, प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक्स एंड बिलियरी ड्रेनेज। देन वी हैव द सर्जिकल ऑप्शंस। अब हमारा सर्जरी डिपेंड करती है कि हमारा ट्यूमर जो है वो हेड ऑफ पैंक्रियास का या एम्प्यूला का है या बॉडी और टेल का ट्यूमर है। तो अगर तो हमारा ट्यूमर जो है वो हेड और एम्प्यूला का है तो उसके लिए जो हम प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं दैट इज़ विपल्स प्रोसीजर। विपल्स प्रोसीजर आपका MCQ भी है कि इफ़ देयर इज़ कैंसर ऑफ हेड एंड एम्प्यूला देन विच प्रोसीजर वी प्रेफर, दैट इज़ विपल्स प्रोसीजर। तो ये कब करेंगे, जब हमारा जो ट्यूमर है वो हेड और एम्प्यूला का है, ठीक हो गया। तो हेड और एम्प्यूला का ट्यूमर है अगर, तो आपको क्या लगता है कि हम इस प्रोसीजर में कौन सी चीज़ें रिमूव करेंगे। हेड ऑफ पैंक्रियास और एम्प्यूला और इन दोनों की चीज़ों को तो हमने रिमूव करना ही करना है, लेकिन इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स भी हमें थोड़े बहुत रिमूव करने पड़ते हैं क्योंकि जो है ना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे थोड़ी बहुत मेटास्टेसिस हो गई हो सकती है, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है वो मैं आपको वीडियो लिंक भी शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन में, वो आपने देख लेनी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेन भी कर देती हूँ पिक्चर के थ्रू। ओके, इसमें आप देखें विपल्स प्रोसीजर में क्या आपको नज़र आ रहा होगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमने रिमूव की हैं। सबसे पहले पैंक्रियास को देखें तो पैंक्रियास का यहाँ पे हमने क्या रिमूव किया है, हेड एंड नेक ऑफ पैंक्रियास। हेड एंड नेक ऑफ पैंक्रियास हमने रिमूव कर दिया। फिर आप देखिए स्टमक को, स्टमक का हमने क्या चीज़ रिमूव की है, लोअर एंड, जिसमें हमने उसका एंट्रम और उसका पाइलोरस जो है ना वो रिमूव कर दिया स्टमक का। फिर आप देखें ड्यूडेनम को, तो ड्यूडेनम को हमने जो है वो सारा का सारा रिमूव कर दिया है। ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है ना ये जेजुनम है, ये ड्यूडेनम नहीं है, ठीक है। तो सारी की सारी ड्यूडेनम हमने रिमूव कर दिया है। और इसके अलावा ना अगर आपको नज़र आ रहा हो कि गॉल ब्लैडर नज़र आ रहा है, नहीं, तो गॉल ब्लैडर को भी हमने रिमूव कर दिया हुआ है। और इसके अलावा आपको कॉमन बाइल डक्ट नज़र आ रही है, नहीं, ये ऊपर जो आपको नज़र आ रही है ना ये राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है और नीचे जो है ना कॉमन हेपेटिक डक्ट है। नीचे से वो सारा हमने सब कुछ रिमूव कर दिया और ये सारी चीज़ें हमने रिमूव करनी होती हैं। जेजुनम जो है ना उसकी भी प्रॉक्सिमल 10 to 15 सेंटीमीटर हमने रिमूव कर देनी होती है और इर्द गिर्द जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो भी हमने रिमूव कर देने होते हैं। तो क्या क्या हमने रिमूव किया, सबसे पहले हेड एंड नेक ऑफ पैंक्रियास, इंटायर ड्यूडेनम, प्रॉक्सिमल 10 to 15 सेंटीमीटर ऑफ जेजुनम, लोअर एंड ऑफ द स्टमक, कॉमन बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर, लिम्फ नोड्स जो इर्द गिर्द के हैं, ये सारी चीज़ें हमने रिमूव कर दी। क्या आपको लगता है कि अब ये चीज़ें रिमूव करके ऐसे ही छोड़ दें इस सबको, नहीं, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने कुछ ऐसा करना है कि 3 चीज़ें हमने ड्रेन करनी है जेजुनम के अंदर। एक हमने ये जो बाइल इसमें से आ रहा है कॉमन हेपेटिक डक्ट में से, ये आना चाहिए इसके अंदर। एक पैंक्रियाटिक जूसेस इसके अंदर हमने भेजने हैं और एक हमने जो है स्टमक से जेजुनम के अंदर खाना भेजना है। तो 3 चीज़ें हमने उसके अंदर भेजनी है। तो हम क्या परफॉर्म करेंगे, हम परफॉर्म करेंगे सबसे पहले पैंक्रियाटो जेजुनोस्टमी,
मतलब पैंक्रियाज को हम जोड़ देंगे किसके साथ, जजनम के साथ, ताकि पैंक्रियाज का जो वो पैंक्रियाटिक जूसेस हैं वो उसमें चले जाएं। फिर हमने क्या करना है कि कॉमन हेपेटिक डक्ट को जो है ना जजनम के साथ जोड़ देना है, दैट इज़ नोन एज हेपेटिको जजनोस्टमी। और फिर हमने क्या करना है, स्टमक को जजनम के साथ जोड़ देना है, तो दैट विल बी गैस्ट्रोजेजनोस्टमी। तो 3 चीज़ें हमने परफॉर्म करनी है। सो इस तरह से हमारा फाइनल लुक आएगी सर्जरी की। इसमें अगर आप देखें तो कॉमन हेपेटिक डक्ट को जजनम के साथ जोड़ा हुआ है, दिस इज़ नोन एज हेपेटोजेजनोस्टमी। पैंक्रियाज को जजनम के साथ जोड़ा हुआ है, दिस इज़ नोन एज पैंक्रियाटोजेजनोस्टमी। और स्टमक को जजनम के साथ जोड़ा हुआ है, दिस इज़ नोन एज गैस्ट्रोजेजनोस्टमी। तो यहाँ से जो है बाइल सेक्रेशंस जाएंगी, यहाँ से पैंक्रियाटिक जूसेस जाएंगी और यहाँ से खाना जाएगा, तो सब कुछ ड्रेन हो जाएगा। सो दिस इज़ नोन एज विपल्स प्रोसीजर विच इज़ एक्चुअली परफॉर्म इन केस ऑफ ट्यूमर ऑफ हेड एंड एम्पुला ऑफ द पैंक्रियास। इसकी वीडियो जो एनिमेशन वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप देख लें। नेक्स्ट इज़ ये वाला एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम ना एंट्रम और पाइलोरस ऑफ द स्टमक जो है ना उसको रिमूव नहीं करते, जस्ट बाकी सारी चीज़ें हम रिमूव कर देते हैं। दिस इज़ नाउन एज पाइलोरस प्रिजर्विंग जो है ना पैंक्रियाटो ड्यूडेनोस्टमी। ठीक है, पैंक्रियास को ड्यूडेनम के साथ जोड़ दिया हुआ है हमने इसमें, और जो है ना एंट्रम और पाइलोरस ऑफ द स्टमक को हमने सेव किया हुआ है। तो ये भी हम परफॉर्म कर सकते हैं इन केस ऑफ ट्यूमर ऑफ हेड एंड एम्पुला। So this is known as PPPD, पाइलोरस प्रिजर्विंग पैंक्रियाटोड्यूडेनोस्टमी। वेबर प्रोसीजर की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, फिस्टुला बन सकता है, बिलियरी लीक हो सकती है, साइटिस हो सकती है, वुंड इन्फेक्शन, डिलेड गैस्ट्रिक एम्पनिंग हो सकती है। अगर हमारा ट्यूमर जो है बॉडी एंड टेल का है ना, तो उसका सिंपली हम ये करते हैं कि पूरा का पूरा पैंक्रियास रिमूव कर देते हैं, पैंक्रियाटेक्टमी कर देते हैं, और स्प्लीन जो है ना उसको भी रिमूव कर देते हैं, स्प्लीनेक्टमी कर देते हैं। और इसके साथ साथ हम कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी देते हैं। और उसके बाद जो है वो आ जाता है पैलिएटिव ट्रीटमेंट। पैलिएटिव ट्रीटमेंट क्या होता है, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है जिसमें जब हम क्यूरेटिव रिसेक्शन जो है वो नहीं कर सकते। इसका मेन एम क्या होता है कि पेशेंट को जो सिम्टम्स आ रहे हैं ना, लाइक ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन के और पेन के, उसको हमने रिलीव करना होता है। तो जॉन्डिस को रिलीव करने के लिए हम कोई ERCP प्रोसीजर कर सकते हैं जिसमें हम उसको स्टेंट प्लेस कर सकते हैं कॉमन बाइल डक्ट में, या परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक कोलेंजियोग्राफी के थ्रू, और सर्जिकल बाईपास कर सकते हैं कोलिडोकोजेजनोस्टमी, जिसमें कॉमन बाइल डक्ट का जो ड्रेनेज है वो जजर में होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो ड्यूडेनम में नहीं जा सकता ना ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन। फिर इसके अलावा गैस्ट्रिक आउटलेट को ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करने के लिए हम गैस्ट्रोजेजनोस्टमी कर सकते हैं, और मतलब स्टमक का वो वाला हिस्सा रिमूव करके जजनम के साथ स्टमक के बाकी वाले हिस्से को जोड़ देना। पेन जो है ना उसको रिलीव करने के लिए एनाल्जेसिक्स और सीलिक एग्जिक ब्लॉक कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए उसको पेशेंट को जो है पैंक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट देते हैं, उसकी डायबिटीज़ को ट्रीट करते हैं, क्योंकि पैंक्रियाज जो है उसका डायबिटीज़ का भी काम था ना, मतलब इंसुलिन डिस्क्रीट करना, उसको ट्रीट करते हैं। और फिर कीमोथेरेपी जो है ना वो देते हैं, लेकिन इसका इतना रोल नहीं होता, मतलब जब सिम्टोमेटिक उसकी ट्रीटमेंट करनी है, जब तक वो ज़िंदा है तो उसको हम जो है वो एक अच्छी लाइफ उसकी गुजरवाने के लिए। सो अब हम इसके यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। 70 ईयर्स ओल्ड मैन है, आपके पास पेरिबिलियरी कार्सिनोमा है उसका, पैंक्रियास का, उसको पैलिएटिव सर्जरी के लिए आपने ट्रीट करना है। देखिए एज सबसे पहले देखिए 70 ईयर्स, 65 प्लस है, और मे भी वो कह रहे हैं कि वो जो जॉन्डिस है उसको बुखार है, इसके साथ साथ उसकी ब्लीडिंग प्रोफाइल डीरेंज्ड है। तो आप उसको सर्जरी के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको प्रिपरेशन ऑफ सर्जरी के लिए वो जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी ना कि IV फ्लूइड्स देंगे, ग्लूकोज जो है वो देंगे उसको, डेक्सट्रोज और विटामिन K का इंजेक्शन लगाएंगे, और इसके अलावा हम उसको जो है वो एंटीबायोटिक्स दे देंगे, और इसके अलावा उसकी बिलियरी ड्रेनेज कर देंगे। वो चीज़ों के साथ साथ आपने उसको रूल आउट करना है थ्रोम्बोफीलिया को, उसकी एंटीकोगुलेटिव थेरेपी जो है वो उसकी ख़त्म करवानी है अगर वो वारफरिन यूज़ कर रहा है, और इसके अलावा उसकी एडिक्वेट हाइड्रेशन यूज़ करनी है, और ये सब कुछ ये भी आप ऐड कर सकते हो। फिर वो कह रहे हैं राइट डाउन द मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर लाइकली टू बी यूज टू रिलीव सिम्टम्स। तो इसमें क्या है, विपल्स प्रोसीजर हम कर सकते हैं, इसके अलावा लेप्रोस्कोपिक पैंक्रियाटोड्यूडेक्टमी कर देते हैं, और जिसको हम मतलब
जिसमें प्रिजर्व करे होते हैं, एक्चुअली प्रिजर्विंग जो होती है पाइलोरस प्रिजर्विंग पैंक्रियाटोड्यूडेक्टमी वो कर सकते हैं, या एंडोस्कोपिक पेपिलेक्टमी कर सकते हैं। सो दीज आर द मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स। उसके बाद आ जाता है व्हाट पैलिएटिव ऑपरेशन यू विल रिकमेंड इन दिस केस। तो पैलिएटिव ऑपरेशंस मैंने आपको बता दिए कि जॉन्डिस के रिलीफ के लिए आप क्या करते हो, पेन के लिए क्या करते हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हो, कीमोथेरेपी के क्या करते हो, अगर गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो उसके लिए आप क्या करते हो। ठीक है, इसमें वो वाली पैलिएटिव ऑपरेशंस के आपने लिख देने हैं। Then next question is 65 years old male, a 3 months history of progressively worsening jaundice with dark colored urine, clay stools. Anorexia weight loss हो रहा है उसका, देखें weight loss है, 65 प्लस एज है उसकी, 65 एज है, और इसके अलावा जॉन्डिस है, तो एनोरेक्सिया है, तो फिर उन्होंने कहा है कि पैल्पेबल गॉल ब्लैडर है। तो ये चीज़ें आपको डायग्नोज करवा रही हैं कि दिस इज़ क्लिनिकल डायग्नोसिस इसका क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, और अंडरलाइंग पैथोलॉजी क्या होगी, कैंसर ऑफ हेड ऑफ पैंक्रियास। मैनेजमेंट कैसे करेंगे आप लोग, मैनेजमेंट में आप लिखोगे इन्वेस्टिगेशंस करके जिस जगह का कैंसर आपको मिलेगा वहाँ से आप ट्रीटमेंट करोगे और फिर उसके अकॉर्डिंग, ठीक हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पैंक्रियाटिक कैंसर।